सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अंदर खासकर सीरिया का आपको अपडेट देने वाला हूं। मेरे दोस्तों, इजराइल को बड़ी राहत मिल गई है, बहुत बड़ी राहत। ऐसा लग रहा है कि इजराइल चारों तरफ से जीत रहा है। इस रिपोर्ट को सुनिए और समझिए। अभी तक इराक के लड़ाके इजराइल के ऊपर लगातार हमले कर रहे थे। लगातार का मतलब जबरदस्त तरीके से कई लड़ाकों का संगठन इजराइल के ऊपर हमलावर था। लेकिन जब सीरिया के अंदर ईरान पीछे हट गया और सरकार बदल गई तो इराक के लिए सीधा खतरा पैदा हो गया, क्योंकि सीरिया का बॉर्डर इराक से मिलता है। अब इराक की गवर्नमेंट टेंशन में आ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि सीरिया के रास्ते हमारे मुल्क में घुसकर इराक का भी तख्ता पलट करके इराक को भी हासिल कर ले ये आतंकी और अमेरिका इजराइल। जिसके बाद इराक की सरकार अपने लड़ाकुओं से ये बार बार कई महीनों से बात कर रही थी कि इजराइल पर हमला करना बंद कर दो, क्योंकि हालात बदलने वाले हैं। इराक की इंटेलिजेंस को पता था कि सीरिया में बहुत कुछ होने वाला है और अगर हमारे ज़मीन से इजराइल पर हमला होता रहा तो हमें आगे के लिए ख़तरा है। ऐसे में इजराइल के ऊपर हमला ना करने के लिए आखिरकार इराक की सरकार ने अपने मुल्क के लड़ाकों को, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट मिलिटेंट ग्रुप हैं, उनको मना लिया है और उनको रिलीजियस तौर पर भी समझाया है कि देखिए, अगर आपने हमला जारी रखा तो सीधा हमारी सरजमीन करबला से लेकर जो यहाँ इमारतें हैं, इस्लामी इमारतें हैं, उनको भी सीधा सीधा ख़तरा पैदा हो जाएगा। लिहाजा अपने मुल्क की सेफ्टी के लिए, और इराक नहीं चाहेगा कि वो किसी भी जंग में कूदे, लिहाजा मुल्क की सेफ्टी के लिए आपको इजराइल पर हमले करना बंद करने होंगे। जिसके बाद इराक के तमाम संगठन और लड़ाके अपनी गवर्नमेंट के आगे खामोश हो गए हैं। यानी सीधी सीधी बात यह है कि अब इजराइल को बड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि एक और तरफ से उस पर हमले अब बंद हो गए हैं। वहीं नेतन्याहू के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल के अंदर कई सारी इंटेलिजेंस हैं, जासूसी कंपनियां हैं। सबसे बड़ी मूसाद है और उसके बाद IDF की खुद की इंटेलिजेंस है। लेकिन मूसाद की अब तक नेतन्याहू मानते थे, लेकिन इस बार नेतन्याहू मूसाद की नहीं मान रहे हैं। मूसाद से ऊपर वो IDF की इंटेलिजेंस को प्रेफर कर रहे हैं। खबर यह है कि मूसाद ये कह रहा है कि इस वक्त ईरान पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन जो IDF, जो इजराइल की फौज की इंटेलिजेंस है, वो नेतन्याहू कह रही है कि ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए। लिहाजा नेतन्याहू IDF की बात को मान रहे हैं और वो ईरान पर हमला करने के लिए राजी नहीं है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर बड़ा खुलासा किया और कहा कि ये जो सीरिया की नई सरकार है, अभी तक हमारी डायरेक्ट बातचीत इस सरकार से नहीं हुई है। इनडायरेक्ट वे में हो भी रही है तुर्की के ज़रिए, क्योंकि तुर्की हमारा पड़ोसी है और पड़ोसी के नाते हमें उनसे बात करनी है। लेकिन तुर्की और हमारे बहुत सारे पॉइंट्स मैच नहीं खाते हैं। तुर्की कई मुद्दों पर हमसे बहुत अलग है और उसकी राय बिल्कुल अलग है। दुनिया जानती है दोस्तों, तुर्की मुसलमानों का गद्दार अभी से नहीं, पिछले 1-2 साल से रंग बदलता हुआ नज़र आया है। मैं तो आपके बीच का एक अदना सा इंसान हूँ। आप इस चीज़ को, यानी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के धोखे और उसके फर्जीवाड़े और झूठे बयानों को और कौम का फर्जी दर्द दिखाने को ये कितना आगे रहता है। यानी आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि फ्रंट पर आकर पूरे साल इसने नेतन्याहू की कुर्दोगलू ने आलोचना करी और सच्चाई क्या खुली कि यही तुर्की इजराइल को हथियार भी दे रहा है और ईंधन भी और स्टील भी दे रहा है, खाना पानी भी प्रोवाइड करवा रहा है। और हद तब हो गई जब सीरिया की सरकार पलटने में इजराइल और अमेरिका का साथ इसी तुर्की ने दिया और उस पे नहले पे दहला ये हुआ कि अमेरिका ने इस सरकार पलटने के बाद साफ कह दिया
कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं, असली खेल तो तुर्की का था। तुर्की ने पूरी सरकार पलटने की बिसात सीरिया में बिछाई। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि ये जो सीरिया की अब नई सरकार बनने वाली है, यहाँ पर किसी भी आतंकी गुट और संगठन की जरूरत नहीं है। हम तमाम आतंकियों के खिलाफ सख्त कानून बनाएंगे और यहाँ से आतंकियों को हटाएंगे। यानी इस वक्त तुर्की सीरिया के बिहाफ पर बड़े बड़े ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर रहा है। अभी मैंने कल की ही रिपोर्ट में बताया था कि जब मैं अभी जम्मू कश्मीर और श्रीनगर गया तो वहाँ मुझे सीरियन एक फैमिली भी मिली, कई लोग मिले जिनसे करीबी से खुलकर जब बात करी तो उन्होंने बोला कि रज़ा भाई, आप जॉर्डन को इग्नोर मत कीजिए। सीरिया के तख्ता पलट में और सीरिया समेत दूसरे अरब देशों का सौदा करने में इजिप्ट और जॉर्डन सबसे आगे हैं। अब ये मैं उनकी बात को हजम करता या ना करता, लेकिन उनके बोली हुई बात अब साबित हो रही है। ये देखिए, जॉर्डन का जो विदेश मंत्री है सबसे पहले तुर्की के बाद ये सीरिया पहुंचा है और वहाँ की जो नई सरकार बनी है उनसे मुलाकात की है। जितनी फुर्ती इस जॉर्डन ने दिखाई है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सीरिया के तख्ता पलट में जॉर्डन का अपना बड़ा फायदा है। अब इसके बाद तो भाई साहब झाड़ ही लग गई, खतरनाक झाड़ लग गई। यानी सऊदी अरब को देखिए, सऊदी अरब की डेलीगेशन पूरी एक बड़ी टीम दमिश्क पहुंची और दमिश्क में इस सीरिया की नई रेबल सरकार से मुलाकात की। अब आप समझिए अमेरिका क्यों इजिप्ट को और सऊदी अरब को हथियार दे रहा है। इसीलिए ना कि हमारे बिछाए हुए बिसात को ये एक्सेप्ट कर लें। बड़ा गहरा है मामला, आप समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिका ये चाहता है कि पूरी दुनिया पर हमारा कंट्रोल रहे और ख़ासकर मिडिल ईस्ट पर, और मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल पाने के लिए उसने अरब देशों को कमज़ोर किया, उनको खोखला किया। आले यहूद ने अपनी औरतें भेज भेज के उनके बिस्तर गर्म करवाए और अरब को पूरी तरह से कमज़ोर कर डाला। सऊदी अरब के बड़े नेताओं को करप्ट कर दिया, उनकी इंटेलिजेंस और प्राइवेट जानकारियां हासिल की और मुसाद ने उनको डराया। बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं, याद रखिएगा इस बात को और इस तरह से समझने की कोशिश भी कीजिएगा जो रास्ते से मैं आपको समझा रहा हूं। इसके बाद अरब के तमाम बड़े बड़े नेताओं को अपनी कुर्सी तो चाहिए ही थी। अमेरिका ने इन तमाम लोगों को धमकाना शुरू किया, हमारी बात मानोगे तो हम तुम्हें सरकार में भी रखेंगे, तुम्हारी बादशाहत भी रहेगी और तुम्हें हम हथियार भी देंगे और तुम्हारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की गारंटी भी हमारी। तो आज ये सफ़ेद सफ़ेद लिबास में आपको बड़े बड़े अरब के रहनुमा नज़र आते हैं, ये अंदर से बड़े काले और खोखले हैं हज़रात। इसीलिए तो अरब देशों को, सऊदी अरब को, इजिप्ट को, इन तमाम देशों को अचानक अमेरिका बड़े बड़े हथियार, मिलिट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, मिलिट्री व्हीकल्स, आर्म व्हीकल्स एक्सपोर्ट कर रहा है, मिसाइल भी दे रहा है, डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है कि लो जो लेना बस तुम खामोश रहो। क्योंकि इन्होंने अपनी पकड़ ऐसी बनाई है कि अपने पसंदीदा लोगों को उन अरब देशों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, बादशाह बना दिया। अब सीरिया में ये जो नई सरकार बनी है ये पूरी तरह से अमेरिका ही इनको कंट्रोल कर रहा है। ये बात आज आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। कमेंट में आधी मुसलमान आधे कौम के हमारे लोग गालियां मुझे बकेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन खुला है। 4 महीने बाद मुझे ही गाली बकने वाले लोग खुद अफसोस महसूस करेंगे। हजरात, इसके बाद कतर, आप ध्यान दीजिए जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। तमाम उन देशों ने सबसे पहले सीरिया की इस सरकार को एक्सेप्ट किया है जो अमेरिका और इजराइल के करीब हैं, जैसे कतर। अब ये देखिए, कतर के विदेश मंत्री भी तुरंत पहुंच गए कहाँ? सीरिया। सीरिया के उस लीडर से उन्होंने मुलाकात की और जिस तरह से अरब देशों ने इस सीरिया की नई गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया है, साफ लग रहा है कि अमेरिका का बड़ा खेल है और हम
इसके विरोध में नहीं है। बहुत लोगों को लग रहा है बशर अल असद का सपोर्टर हूं मैं। भाई किसी का सपोर्टर नहीं हूं मैं। एक बात शुरू से कहता आ रहा हूं, ये जो नई सरकार आई है पहले इसको कुछ अच्छा काम कर लेने दो। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो नई सरकार आई है इसने इजराइल को अपने सीरिया में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आपकी मौजूदगी हमको कबूल है, और उसने पहले ही हथियार डाल दिया कि हम इजराइल से लड़ेंगे ही नहीं, हम इजराइल से लड़ेंगे ही नहीं। तो यही सारा मामला खलास हो जाता है। अब अगर इसके बावजूद आपको लग रहा है कि ये अल्लाह की फौज है तो आपको अपने ईमान को ताज़ा करने की ज़रूरत है। उधर इंटरनेशनल लेवल पर बवाल मचने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बवंडर कटने के बाद रूस के क्रेमलिन ने आधिकारिक तौर पर इनकार कर दिया कि नहीं, बशर अल असद की धर्मपत्नी जो बरतानिया से हैं उन्होंने अभी तक फ़िलहाल तलाक नहीं मांगा है। लेकिन अंदर ही अंदर चीज़ें सही साबित हो रही हैं। वहीं मेरे दोस्तों सीरिया के अंदर जो कुर्दिश हैं, जो कुर्द के लोग हैं, जो पूरी तरह से तुर्की के खिलाफ है और तुर्की इनको मारता पीटता रहता है। मेरे दोस्तों इजराइल न्यूज़ चैनल पर देखिए, अपने न्यूज़ चैनल पर लिखवा रहा है नीचे पट्टी पर कि हम कुर्द को सपोर्ट करेंगे, कुर्द को बचाएंगे। यानी आज लिख लीजिएगा, एक बार फिर से बोल रहा हूं, तुर्की, इजराइल, अमेरिका और ये कुर्द और भविष्य में आने वाली यही सीरिया की जो नई सरकार है आपस में सीरिया के अंदर कुत्ते और बिल्ली की तरह एक दूसरे से लड़ेंगे। उधर लेबनान की सरकार भी अमेरिका और इजराइल के ही रजामंदी से चल रही है, इसीलिए हिजबुल्लाह बिल्कुल अपनी सरकार से अलग चलता था। अब जान लीजिए वहाँ के प्रधानमंत्री ने हथियार डालते हुए कहा है कि इंटरपोल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं बशर अल असद और उनकी सेना के खिलाफ जो भी जांच होगी और अरेस्ट वारंट निकलेंगे, हम उनका साथ देंगे और अपने मुल्क में जो बशर अल असद के फौजी हैं और कमांडर हैं उनको गिरफ्तार करवाने में इंटरपोल की मदद करेंगे। वहीं मेरे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के एनएसए ने बड़ी बात कही है जो कि काफ़ी सही है। अच्छा होगा अगर ऐसा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो भविष्य में अभी कुछ दिनों में शपथ ग्रहण करेंगे और अमेरिका के एनएसए होंगे, इन्होंने कहा कि ट्रंप जो हैं अपनी अमेरिकी फ़ौज को सीरिया से बाहर निकाल लेंगे। उधर मेरे दोस्तों सीरिया में भारी मात्रा में ईसाई भी रहते हैं। क्रिसमस का माहौल है और ये तस्वीर देखिए, वहाँ पर एक चौक पर क्रिसमस ट्री डेकोरेट करके ईसाइयों ने लगाया, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति ने उसमें आग लगा दी। उधर मेरे दोस्तों आप एक और तस्वीर देखिए, बशर अल असद जब अपने मुल्क को छोड़कर फरार हो गया और उसके तमाम गुनाह खुलने लगे तो अब उसके समर्थक क्या ही करें। अब ये तस्वीर देखिए, उनके समर्थकों ने बड़ी चतुराई और समझदारी का प्रदर्शन करते हुए हथियार वहां की सेना के आगे डाल दिए हैं और सेना के आगे नतमस्तक हो गए हैं। उधर तुर्की का ड्रोन सीरिया के हवा के अंदर नजर रखता हुआ घूमता हुआ रिकॉर्ड हुआ है। देखिए رجعت واحدة ثانية इस दौर के कुर्दोगलू रजब तैयब एर्दोगान का बयान है कि सीरिया के अंदर अब आईएसआईएस और पीकेके नहीं रह पाएंगे और इजराइल ने जिन जिन सीरिया के इलाकों पर कब्जा किया है कभी ना कभी उन इलाकों से बाहर निकलना होगा। देखिए ये औकात है तुर्की की, कभी ना कभी। ये नहीं कह रहा है कि अभी निकलो वरना तुम पर हमला करेंगे, तुम्हें खदेड़ेंगे, तुम्हें हमारे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ये जो सीरिया की ज़मीनों को इजराइल के हाथों में दिया है ना, यही कुर्दोगलू है। भाई इसने क्या सोचा तुर्की ने कि भाई एक ज़मीन है, इसको मैं अपने दम पर कब्जा नहीं कर सकता, तो अगर आधी से ज़्यादा 60% ज़मीन मुझे मिल जाए और इसके बदले में 40% ज़मीन अमेरिका और इजराइल को देना पड़ जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, हमारा तो एरिया बढ़ेगा ना। ये किया है तुर्की ने। लेकिन बता दूं पीकेके के लड़ाके कमज़ोर नहीं हैं। ये तस्वीर देखिए, पीकेके लड़ाके जो हैं, जो कुर्दिश लड़ाके हैं,
खौफनाक तरीके से सीरिया की सरजमीन पर अपने इलाकों से तुर्की के बेस पर और तुर्की के बॉर्डर की तरफ हमला कर रहे हैं। उधर तुर्की भी अपनी पूरी ताकत से, ये तस्वीर तुर्की की है, ये देखिए, पूरी ताकत से अपने टैंक ट्रकों पर लाद लाद कर भारी मात्रा में सीरिया के अंदर भेज रहा है। सीरिया के अंदर तुर्की के हथियार और तुर्की की सेना भी मौजूद है। ये कल की रिपोर्ट में मैं आपको बता ही चुका हूं। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट सीरिया स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए और आजकल के जो नए नए बेचारे आए हैं यूट्यूब पर, वो उत्साहित तो हैं कि बस सब्सक्राइबर हासिल हो जाएं, लेकिन इस चक्कर में वो खबरों को मिक्स करके, तोड़ मरोड़ कर, टाइटल पर खतरनाक जुमले लिखकर, सुनी सुनाई बात बिना प्रूफ के लिखकर बताकर सीधे साधे भारतीय और पाकिस्तानी व्यूवर्स जो हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके दिमाग और जज्बात के साथ खेल रहे हैं। लिहाजा अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, खिलाफ में नहीं बोल रहा हूं, बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप खबर को तभी समझिए या तो उसकी बात में लॉजिक हो, और अगर लॉजिक नहीं हो और एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है अगला पत्रकार और आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो फिर भरोसा भी मत कीजिए, या तो फिर वो सीधा सीधा जो बोल रहा है उसका सबूत दिखाए, और सबूत में वो होना चाहिए जो वो अपनी जुबान से बोल रहा है। ऐसा नहीं कि बोल वो इतना रहा है और सबूत में सिर्फ इतना है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात को समझेंगे, हमारे चैनल को शेयर करेंगे और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखेंगे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।